अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी कि एडजस्टमेंट के कौन से इनडायरेक्ट मेथड्स है या मेंटल मैकेनिज्म है। सबसे पहला है सिंपल डिनायल। ये एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसे छोटे बच्चे से लेकर एक एडल्ट तक यूज करता है। देखिए, हमारे माइंड में कन्फ्लिक्ट ना हो और जो ऐसे फैक्ट्स जो कन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं उनसे साधारणतया डिनाई कर दिया जाता है तो हम एडजस्टेड हो सकते हैं। मतलब हम सीधा मना ही कर दें कि इस फैक्ट के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। आपने देखा होगा कि जब भी पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को आवाज देते हैं और वो खेल में बिजी होते हैं तो वो सिंपली डिनाई कर देते हैं कि उन्होंने तो सुना ही नहीं था, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो सिंपल भाषा में कहें, कोई भी ऐसा फैक्ट जो माइंड में कन्फ्लिक्ट डाले उसे अपने कॉन्शियसनेस यानी कि चेतन मन में आने ही नहीं दिया जाता। एडल्ट जो है वो अक्सर बच्चों की अपेक्षा ज्यादा इस डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करते हैं। बहुत बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमें कोई आवाज दे रहा होता है या इशारा कर रहा होता है तो हम सीधा डिनाई कर देते हैं कि हमने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया था, जबकि ऐसा होता नहीं है। जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ मेल एडजस्टेड पर्सन ही यूज नहीं करता है, नॉर्मल सारे पर्सन जो है वो इसका यूज करते हैं। तो ये होता है सिंपल डिनायल, जो कि सबसे सिंपल और इजी डिफेंस मैकेनिज्म है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है काफी, वो है रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब होता है हमारे पास्ट की तरफ वापस लौटना, मतलब बच्चे जैसा व्यवहार करना। सिंपल अर्थों में देखें तो जब ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है जो हमारे लिए अनमैनेजेबल है तो हम ऐसे में ऐसा बिहेवियर करेंगे जो हमारी एज के साथ, हमारी मैच्योरिटी के साथ एप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन ऐसा व्यवहार जो हम पहले किया करते थे वैसा ही दोहराते हैं। मतलब एक एडल्ट जो है वो एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करेगा, मतलब अपने पुराने व्यवहार को दोहराएगा, हालांकि वैसा व्यवहार उसकी मैच्योरिटी को देखते हुए सूट नहीं होता है। जब इस प्रकार का बिहेवियर किया जाता है जो हमारे पास्ट से लिंक होता है तो उसे रिग्रेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस को तब अपनाया जाता है जब हम मेंटल कन्फ्लिक्ट और टेंशन से बचाना चाहते हैं खुद को। ऐसे में एक एडल्ट जो है वो भी एक चाइल्ड की तरह बिहेव करता है। तो इस डिफेंस मैकेनिज्म को इस रूप में देखा जा सकता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो पुराने टाइम की कामना करता है, अपना हैप्पियर टाइम जो उसने जीवन का जिया है उसकी वापस वो इच्छा करता है कि काश वैसा ही वापस हो जाए, हालांकि ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए वो प्रेजेंट सिचुएशन में भी पुराने जैसा ही व्यवहार करके खुद को मेंटल डिस्टर्बेंस से बचाने की कोशिश करता है ताकि वो फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्लिक्ट, एंजाइटी, टेंशन इनका शिकार ना हो। आपने देखा होगा कि कुछ औरतों को अगर किसी चीज के लिए मना कर दिया जाए तो वो बच्चे की तरह व्यवहार करने लग जाती है, उसकी तरह रोने लग जाती है, उसकी तरह रूठने लग जाती है। तो इसका मतलब वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म अपना रही है? रिग्रेशन अपना रही है। वो व्यवहार जो उसकी एज के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, जो एक छोटे बच्चे के लिए ये, लेकिन उसे उसके द्वारा अपनाया जा रहा है। दूसरा, ऐसा इंसान जिसको अभी लव हुआ है तो वो भी इस रक्षात्मक युक्ति का उपयोग करता है। अपना प्यार अपनी प्रेमिका के प्रति नहीं दिखाकर वो एक छोटी डॉल के साथ दिखाता है, मतलब एक छोटे बच्चा जो एक डॉल के साथ खेलता है वैसे ही वो व्यवहार करता है। तो यहाँ पर भी रिग्रेशन है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपने अक्सर घरों में देखा होगा कि जब एक छोटा बच्चा होता है उसको लाड प्यार किया जाता है, लेकिन जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और उसके घर में नए बेबी का जन्म होता है तो उसे लगता है कि उसके प्रति प्यार कम हो गया है। तो ऐसे में भले ही वो अच्छे तरीके से चल घूम सकता है, लेकिन वो एकदम नवजात शिशु की तरह बिहेव करेगा। वो चाहेगा कि उसे भी गोद में उठाया जाए, हालांकि कई साल हो गए हैं उसको चलते फिरते। अपनी टॉयलेट हैबिट्स जो है वो भी वो छोड़ देता है और दबाव डालता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अपने छोटे भाई या छोटी बहन को देखकर। तो इसका मतलब एक छोटा बच्चा भी इसका उपयोग कर रहा है और ऐसा बिहेवियर कर रहा है जो उसकी मैच्योरिटी के साथ सूट नहीं होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक एडल्ट अर्निंग मेंबर जो होता है, मतलब घर का जो मुखिया जो है, जिस पर घर की पूरी जिम्मेदारी है, वो भी इस डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करता है। जब वो मेहनत करके थक जाता है वो भी चाहता है कि जैसे वो सबका ख्याल रखता है वैसे उसका भी कोई ख्याल रखे, एक बच्चे की तरह उसका ध्यान रखे जब वो घर पर लौटता है। इसका मतलब वो भी इस डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करता है। इसके अलावा एक यंग मैरिड वुमन जब अपने मायके लौटती है और वो पाती है कि इस प्रकार की परिस्थितियां उससे हैंडल नहीं होती है, इतनी मैच्योरिटी उसमें नहीं आई है कि वो सारी जिम्मेदारी संभाल सके, तो इसीलिए वो जब अपने मायके लौटती है तो अपनी माँ की गोद में सर रखकर सोना चाहती है, रोना चाहती है एक छोटे बच्चे की तरह। तो वो भी कौन सी रक्षात्मक युक्ति अपना रही है? रिग्रेशन अपना रही है। तो मतलब मोटे तौर पर यही कहा जा सकता है कि जब हम ऐसा बिहेवियर करें जो हमारी एज के साथ सूट नहीं होता, जब हम पुराने जैसा व्यवहार करें तो उसे रिग्रेशन कहा जाता है। और स्पेशली उस मोमेंट को याद किया जाता है जो हमारा हैप्पियर पीरियड ऑफ लाइफ होता है,
जीवन के कुछ सुखद पल को हम याद करते हैं और वैसा ही वापस कामना करते हैं कि सिचुएशन वैसी ही वापस हो जाए। तो यहाँ पर इस डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करने वालों के लिए कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है कि जो भी इस डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करता है वो अपने आप में इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट नहीं होते हैं, कायर प्रवृत्ति के होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की उनमें कमी होती है, क्योंकि वो न्यू एक्सपीरियंसेस नहीं लेना चाहते। बस वो जो ट्राइड सिचुएशंस है, जैसे हालात उन्होंने फेस किए हुए हैं वैसे में ही रहना चाहते हैं। नए टास्क को परफॉर्म करने का जज्बा उनमें नहीं होता है। अक्सर ये एडवेंचर को अवॉइड करते हैं और अपने फ्यूचर को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। तो ये था डिफेंस मैकेनिज्म रेग्रेशन। अगला डिफेंस मैकेनिज्म है रिप्रेशन, जिसे दमन कहा जाता है। देखिए, जो भी थ्रेटनिंग इंपल्स होती है उसके ऑटोमेटिक इनहिबिशन को ही रिप्रेशन कहा जाता है। सिंपल भाषा में कोई भी ऐसा आवेग, कोई भी ऐसी उमंग, हमारे अंदर की कोई भी इमोशंस जो हमारे लिए खतरा पैदा कर सकती है, वो जब अपने आप ही कंट्रोल्ड हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? रिप्रेशन कहा जाता है। मतलब हमें खुद को ही पता नहीं रहता, हमारे ये बात अनकॉन्शियस माइंड में रहती है कि हमने उस जो पेनफुल सिचुएशन है उससे कब किनारा कर लिया है। तो रिप्रेशन एक ऐसी साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे हाईलाइट फ्राइड ने भी अपनी थ्योरी साइकोएनालिसिस थ्योरी में किया था। उनका मानना था कि जो भी पेनफुल मेमोरीज होती है, जो गिल्ट, शेम, डिसअपॉइंटमेंट से जुड़ी हुई होती है, अक्सर उन्हें हमारे कॉन्शियसनेस में आने नहीं दिया जाता। मतलब हमारे से जुड़े हुए कुछ ऐसे गिल्ट होते हैं जो हमें पता होता है, लेकिन हम उनको जानबूझकर भूलना चाहते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि हम उन्हें पूरी तरीके से भूल जाते हैं, हमारे चेतन मन में नहीं रहते, वो अनकॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। तो इसे ही रिप्रेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें रिप्रेशन और सप्रेशन में अंतर भी देखना है। रिप्रेशन यानी कि दमन, सप्रेशन यानी कि शमन। देखिए, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जब हमारे कॉन्शियसनेस में ये बात रहती है कि हम किसी डिजायर्स को दबा रहे हैं तो है वो सप्रेशन, जिसे शमन कहा जाता है। लेकिन जब ऐसी डिजायर्स या पेनफुल मेमोरी को हमारे अनकॉन्शियसनेस में ले जाते हैं तो वो होता है रिप्रेशन। तो सप्रेशन एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है, जबकि रिप्रेशन एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। हमारे जितने भी इमोरल, एंटी सोशल, इरेशनल डिजायर्स होती है, ऐसी डिजायर जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, कुछ गिल्ट से संबंधित होती है, कुछ गलत होती है, तो वो अक्सर हमारे माइंड के अनकॉन्शियस पार्ट में ही रहती है दबी हुई। और जैसे ही ये डिजायर्स जो अनकॉन्शियसनेस में है वो कॉन्शियसनेस में आने लगे तो एक इंडिविजुअल जो है वो मेल एडजस्टेड होने लग जाता है। इसलिए कोशिश यही की जाती है कि सारी जितनी भी हमारे गिल्ट, शेम, इमोरल एक्शंस है, उनकी मेमोरी जो है वो हमारे अनकॉन्शियसनेस में डाल दी जाए। तो इसीलिए इस डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि रिप्रेशन का यूज किया जाता है। आमतौर पे देखा जाए तो रिप्रेशन अपने आप में हार्मफुल नहीं है अगर इसका ओकेजनली यूज किया जाए। ये नहीं है कि हर बार ही हम हमारी इच्छाओं को दबाते रहे। अगर बार बार दबाते रहेंगे तो वो हार्मफुल हो सकता है। ओकेजनली, कभी कभार हम ऐसी डिजायर्स को दबाएं तो वो हार्मफुल नहीं है। हम कह सकते हैं कि रिप्रेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर हमारे जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस है, कन्फ्लिक्ट्स है, अनफुलफिल्ड डिजायर्स है जो हमारी पूरी नहीं हुई है, उन्हें अनकॉन्शियस माइंड में धकेल दिया जाता है। इस प्रकार से एक व्यक्ति अनकॉन्शियसली कोशिश करता है उन चीजों को भूलने की जो उसे एंग्शियस और अनकंफर्टेबल बनाती है। तो जैसे कि हमने देखा था कि ये डिफेंस मैकेनिज्म टेम्परेरी रिलीफ ही देते हैं, परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। तो इसके माध्यम से एक व्यक्ति जो है वो टेम्परेरी रिलीफ ही प्राप्त करता है उस टेंशन और एंजाइटी से, और ये यकीन करता है कि वो टेंशन प्रोड्यूसिंग सिचुएशन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऐसे कोई हालात है ही नहीं जिसकी वजह से टेंशन हो। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि रिप्रेशन एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसके अंतर्गत जो एंजाइटी प्रोड्यूसिंग एक्सपीरियंसेस है, कन्फ्लिक्ट्स है, अनफुलफिल्ड विशेज है, उन सबको अनकॉन्शियसनेस में धकेल दिया जाता है, जिसका परिणाम ये निकलता है कि ऐसी चीजों को हम भूल जाते हैं जो हमारे सेल्फ को इंजरी पहुंचाए। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो रिप्रेशन जो है उसका आम जीवन में इस्तेमाल किया जाता है। मान लो किसी का वैवाहिक जीवन सफल नहीं है, तो ऐसे में एक व्यक्ति चाहेगा अपनी मैरिज की डेट को ही भूलना। कुछ लोग अपना शादी का एल्बम नहीं देखना चाहते हैं अगर उनके वैवाहिक संबंध अच्छे नहीं है, डेट तक याद नहीं रखना चाहते, उसे सेलिब्रेट नहीं करना चाहते हैं ताकि वो वापस कॉन्शियसनेस में ना आए। इसके साथ ही जब हमारा किसी दोस्त के साथ बहुत गंभीर झगड़ा हो गया तो हम इस चीज को भूलना चाहेंगे कि हम उससे कब मिले थे, उस अपॉइंटमेंट को ही याद नहीं रखना चाहेंगे। किसी व्यक्ति का अगर अपने स्कूल लाइफ में बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है अपने टीचर्स के साथ या स्कूल से रिलेटेड, तो वो उस स्कूल का नाम और उस टीचर का नाम तक याद करना नहीं चाहेगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक लड़की
जिसकी लव की पेनफुल मेमोरीज है, उसका फर्स्ट लव अफेयर जो है वो काफ़ी पेनफुल रहा है, तो वो अपने हस्बैंड को भी लव लेटर लिखना पसंद नहीं करेगी क्योंकि उसे उस दौर की याद आएगी। तो मतलब उस चीज़ को उसने पूरे तरीके से अपने अनकॉन्शियस माइंड में धकेल दिया है। फाइनली हम कह सकते हैं कि भले ही रिप्रेशन के माध्यम से हमें टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है टेंशन और एंजाइटी से, हम ये यकीन करने लगते हैं कि ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसकी वजह से हमारे मन में तनाव हो, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि लंबे वक्त तक इस डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करना अपने आप में हानिकारक होता है। तो आप लोग भी इससे बचें। कैरोल ने लिखा है कि रिप्रेस डिजायर्स, जो फैंटेसी, जो एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो कुछ लोगों के लिए लाइट बर्डन तो कुछ लोगों के लिए हैवी बर्डन रखते हैं। हर कोई ये बर्डन कैरी करता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बर्डन इतनी ज्यादा हैवी बन जाती है कि वो न्यूरोटिक या साइकोटिक हो सकते हैं। ऐसे लोगों को प्रोफेशनल हेल्प की आवश्यकता होती है। तो रिप्रेशन भले ही मेल एडजस्टेड से बचाने के लिए एक अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन इसका बहुत बार उपयोग जो है वो हानिकारक रहता है। तो ये थी रिप्रेशन। तो फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ जब हम डिस्कस करेंगे बाकी के डिफेंस मैकेनिज्म। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शब्बा खैर।